ये कहानी सिर्फ मनोरंजन के लिए है। उत्तराखंड की लंबी देर खदानों के बारे में कई कहानियां हैं, कई किस्से हैं। शायद यहाँ जितने लोग हैं उतनी ही कहानियां आपको सुनने को मिलेंगी। जब मैं 2015 में इन खदानों में गया था तो मुझे इस बात का जरा भी एहसास नहीं था कि मैं किस बुरे सपने को देखने जा रहा हूँ। लेकिन एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट होने के कारण मुझे इस बात का आनंद भी है कि मुझे खुद ये जानने का, ये देखने का मौका मिला था कि वहां के स्थानीय लोग इस जगह को अभिशाप की तरह क्यों मानते हैं। ये कोई अज्ञात प्रेतवाधित गांव नहीं है। स्थानीय लोग अक्सर 1996 में घटी एक घटना के बारे में बात करते हैं, जब 20,000 की संख्या में खदान के मजदूर रहस्यमय तरीके से इन खदानों में फंस गए और अंततः उनकी मौत हो गई। अब इस 20,000 संख्या को सुनकर अगर आप कमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं कि मृत लोगों की संख्या गलत है, तो थोड़ा धीरज रखें और कहानी को आगे पूरा सुने। जैसा कि मैंने इस जगह पर अनुभव किया था, आज भी खामोश रातों में आप खदान से बाहर निकलने के लिए संघर्ष कर रही इन पीड़ित आत्माओं की चीखें सुन सकते हैं। इस कहानी के माध्यम से मैं आपको उत्तराखंड के इस ऊंचे प्रेतवादी स्थान पर ले जाना चाहता हूं, जहां मैंने साल्टविच के मिथक को जाना था। हिंदी में इसका अनुवाद करें तो इसका अनुवाद नमक की चुड़ैल होगा, जिसने इस जगह को एक श्राप दिया था। और कहते हैं कि आज भी वो वही है। खदान में उस चुड़ैल की खोजबीन करते करते मैं अपनी मौत के बहुत करीब पहुंच गया था। जनवरी 2015 में जब मैं साउथ एक्सटेंशन नई दिल्ली में एक मीडिया कंपनी के साथ काम कर रहा था, तब मुझे एक कॉल आया जो मुझे मेरे जीवन के सबसे भयानक और खौफनाक अनुभव में से एक में ले गया था। कॉल देहरादून से आई थी और कॉल करने वाला दीपांशु नाम का एक रियल एस्टेट ब्रोकर था। वो बिना दूसरी कोई बात किए अपनी कहानी सुनाने लगा। पहले तो उसने बहुत संक्षिप्त में मुझे बताया कि उसने इंटरनेट पर मेरे कुछ वीडियो देखे थे और वहीं से उसे पता चला कि मैं एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट हूं। और फिर उसने मुझे पूछा क्या मुझे उसके लिए जांच करने में दिलचस्पी है। मैंने हाँ कहा और फिर उसने मुझे अपनी प्रॉब्लम बताई। उनकी कंपनी मसूरी के बाहरी इलाके में एक जमीन बेचने की कोशिश कर रही थी। जैसा कि उसने इसका वर्णन किया, उस जमीन में बेचने लायक सब कुछ था। छुट्टियां बिताने के लिए हिमालय की तलहटी में एक प्राचीन और एक आलीशान जगह, हिमालय की हरी भरी वादियां, और इतनी अच्छी जगह होने के बाद भी कंपनी बहुत ही कम कीमत पर उस जमीन को बेचने को तैयार थी। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि फिर भी उन्हें कोई खरीदार नहीं मिल रहा था। मैं अभी भी यह समझने की कोशिश कर रहा था कि उस जगह में ऐसा क्या है कि कोई उसे खरीदना नहीं चाहता। तो उसने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, स्थानीय लोगों का मानना है कि उस जगह में कुछ गड़बड़ है। कुछ गड़बड़ मतलब? मैंने पूछा। वो कुछ देर शांत रहा, कोई जवाब नहीं दिया। मैं लगभग उसके आवाज की सरसराहट को सुन सकता था। और फिर उसने कहा, लोग कहते हैं कि उस जगह के आसपास कुछ नकारात्मक ऊर्जा है, किसी तरह की नेगेटिव एनर्जी। और उसकी ये बात सुनकर मेरा मन जैसे उछल पड़ा। बिंगो, यही तो मैं सुनना चाहता था। दूसरी तरफ से बोलना जारी था। उसने मुझे आगे कहा, मैं जानता हूं कि आप एक रेप्यूटेड इन्वेस्टिगेटर हैं। मैंने आपकी सभी वीडियो देखी है। क्या आप प्लीज मेरे साथ मसूरी से यात्रा कर उस जगह पर आ सकते हैं, ताकि आप इस जगह को देख सके और मुझे बता सके कि इस जगह में आखिर ऐसी क्या गड़बड़ है। यदि कोई रहस्य है तो उसकी तह तक जाने में आप हमारी मदद करें। पैसे के बारे में बिल्कुल मत सोचिए, पैसा यहाँ कोई मुद्दा नहीं है। तो क्या आप मेरा काम करेंगे? उसका सुर आग्रहपूर्ण था, लेकिन उसकी आवाज में एक तरह का भय भी था, जो कि मुझे उसकी आवाज से कुछ कुछ महसूस हो रहा था। मैंने उससे पूछा, क्या होगा अगर वहां सचमुच कुछ हुआ तो? उसने जवाब में इतना कहा, अगर वहां है तो वहां है, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो आपकी भेंट से इन अफवाहों को विराम लग जाएगा और शायद इससे हमें वो प्लॉट बेचने में मदद मिलेगी। उसका प्रस्ताव दिलचस्प लग रहा था और मुझे भी ऐसी जगहों पर जाना, उनकी खोजबीन करना अच्छा लगता था। मैंने उनसे कुछ समय मांगा। मुझे इस पर विचार करने और उस स्थान के बारे में और अधिक जानने में एक दिन लग गया। इंटरनेट और दूसरे माध्यमों द्वारा खोजबीन करने के बाद मैंने उन्हें हाँ कहा। अगले दिन दीपांशु ने मुझे एक निश्चित समय आने को कहा और मैंने उससे हामी भर दी। अपनी सहमति व्यक्त करने के बाद मैं उसकी आवाज में उत्साह को महसूस कर पा रहा था।
लेकिन सच कहूं तो हम में से किसी को भी नहीं पता था कि हम क्या करने जा रहे थे। मैं अपने कुछ चल रहे प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के बाद 9 फरवरी 2015 को मसूरी पहुंचा। जैसे ही मेरी बस मुझे दिल्ली से देहरादून ले गई। सच कहूं तो जैसे जैसे मैं हिमालय के करीब जा रहा था, उस जगह को जानने के बारे में मेरी उत्सुकता और भी बढ़ती जा रही थी। हिमालय की वादियों में आकर हर कोई आनंद से भर जाता है। इस विशाल पर्वत श्रृंखला में कुछ ऐसा है कि इस अनुभव से आप बच नहीं सकते। यहाँ तक कि सैकड़ों मीलों दूर से भी ये वादियां आपको अपनी तरफ खींच लेती हैं। और इस बार तो मैं वहां खोजबीन करने और अपने काम से जा रहा था। दीपांशु मुझे लेने के लिए देहरादून बस अड्डे पर अपनी बाइक लेकर मेरा इंतजार कर रहा था। असल में वो मेरी सोच से बिल्कुल विपरीत था जिससे मैंने फोन पर बात की थी। उसकी आवाज को सुनकर मुझे लग रहा था कि वो कोई बूढ़ा हट्टा कट्टा आदमी होगा, थोड़ी बढ़ी हुई दाढ़ी और विचारशील आंखों वाला। इसके बजाय जिससे मेरी मुलाकात हुई वो औसत कद का, क्लीन शेव्ड और काफी जवान लड़का था। वो शर्ट और पतलून पहने हुए मेरा इंतजार कर रहा था, जो कि किसी ऑफिस कर्मचारी की पोशाक थी। जब उसने मुझे देखा तो वो दौड़कर मेरे पास आया और मेरा बैग लेने के लिए जिद करने लगा। और उसने मुझे पूछा, जय सर, यात्रा कैसी रही आपकी? जी, मुझे सिर्फ जय कहकर पुकारे। मैंने जोर देकर कहा, यात्रा अच्छी रही। मुझे खुशी है कि मैंने सुबह जल्दी शुरुआत की और मेरे फेफड़े अब ताजी पहाड़ी हवा से भर गए हैं। मेरी बात सुनकर वो भी हंस पड़ा। अगले 2 दिनों में आपको यहाँ के वातावरण का और भी बेहतर अनुभव होगा। मैंने आपके लिए एक लॉज बुक किया है, एक शांत और आरामदायक जगह। ये ऑफ सीजन है इसलिए कोई पर्यटक भी नहीं है। और हाँ, आप होटल का खाना बिल्कुल न खाएं। मैं आपके लिए खाना लेकर आया करूंगा। मेरी पत्नी बहुत बढ़िया खाना बनाती है। उनकी आतिथ्य से मेरा मन और भी ज्यादा आनंद से भर गया। मैं उसकी बाइक पर बैठा और अगले 1 मिनट में हम वहां के टेढ़े मेढ़े रास्तों से गुजरने लगे जो हमें लॉज तक ले जाने वाला था। रास्ते में उसने मुझे आगे के प्लान के बारे में बताया। उसने इसके बारे में काफी तकनीकी रूप से बात की, जगह की कीमत और कुछ आंकड़ों का उपयोग किया जिनमें मुझे जरा भी दिलचस्पी नहीं थी। उसने कहा कि यह जगह बिल्कुल नई है, इससे पहले वहां कोई नहीं रहता था और न ही किसी अन्य चीज के लिए इसका उपयोग किया गया था। पर पता नहीं फिर भी लोग उसे क्यों नहीं खरीदना चाहते। उस रात जैसा उसने वादा किया था वो मेरे लिए घर का खाना बनाकर लेकर आया। उसकी टिफिन खोलने से पहले ही खाने की खुशबू से मेरी भूख और भी ज्यादा बढ़ गई। चपाती, चावल और सब्जियों के साथ दाल भी थी। लेकिन मेरे जैसे व्यक्ति के लिए जो कि इतने लंबे समय से घर से दूर रहा है, घर का बना कुछ भी एक दावत की तरह था। मैंने उससे तब तक बात नहीं की जब तक मेरा पेट नहीं भर गया। और खाना खत्म करने के बाद मैंने उससे पूछा, तो दीपांशु, तुम उस जगह के बारे में, उससे जुड़ी कहानियों के बारे में क्या सोचते हो? मतलब जिस नकारात्मक ऊर्जा के बारे में आपने मुझे बताया था। दीपांशु मेरे पास बैठा था। जब मैंने ये प्रश्न पूछा तो वो बीच में ही खाना खाते हुए रुक गया और अपना निवाला एकदम से निगल कर कहा, ईमानदारी से कहूं तो मुझे लगता है कि ये सिर्फ पुराने किस्से कहानियां हैं और कुछ नहीं। क्या सच में तुम्हें यही लगता है? जय, एक बार जब आप गांव वालों को जान लेंगे तो आप भी समझ जाएंगे। यहाँ पहाड़ों में मनोरंजन के लिए कोई साधन नहीं है। लोग अपना मनोरंजन करने के लिए अपने खुद के तरीके ढूंढ लेते हैं। यहाँ लगभग हर कोई एक बेहतरीन कहानीकार है। उसकी बात खत्म होते ही मैंने पूछा, तो क्या आपको लगता है कि उस जगह के बारे में लोग सिर्फ बातें कर रहे हैं? उसने अपना सर लगभग ना में हिलाते हुए कहा, मैं इस बारे में कुछ भी नहीं कह सकता, पर मेरी राय में ये सिर्फ मनगढ़ंत कहानियां हैं। बाकी अब आप यहाँ हैं, मुझे आशा है कि आप खुद ही पता लगा लेंगे। उसने सिर्फ इतना कहा और खाना खत्म करने में लग गया। मैंने भी आगे उस विषय में कोई बातचीत नहीं की। मैं समझ गया था कि उसे सिर्फ संपत्ति बेचने में रुचि थी। उस जगह के बारे में किसी भी भूतिया डरावनी कहानी को हवा देना निश्चित रूप से उनके हित में नहीं था। उस रात नीचे घाटी से झिंगुरों की और शिकारों की लय में आवाज आ रही थी। सो जाने से पहले मैंने बिना कुछ और सोचे उस जगह पर जाने का मन बना लिया। मैं जानता था कि इन कहानियों और अफवाहों से मुझे अपने काम में ज्यादा मदद नहीं मिलेगी। मुझे इसे खुले दिमाग से सोचना होगा, खुद जाकर देखना होगा। और जो मैं देखने और अनुभव करने जा रहा था उसे स्वीकार करने के लिए भी मुझे तैयार रहना था। जब दीपांशु सुबह मुझे लेने आने वाला था तो मैं उससे 2 घंटे पहले ही अपना सारा जरूरी सामान बैग में भरकर जाने के लिए तैयार था। अपने बैकपैक में मैंने अपनी कई फ्लैशलाइट्स,
इंफ्रारेड थर्मामीटर, एक K2 मीटर और एक नया अतिरिक्त उपकरण PSB-11 स्पिरिट बॉक्स भर लिया था। मैंने ये उपकरण हाल ही में खरीदा था और सच कहूं तो आज मुझे इस उपकरण को उपयोग करने की इच्छा हो रही थी। PSB-11 उपकरण एक रेडियो की तरह काम करता है जो अलग अलग बैंडविड्थ को कैप्चर करता है। जहां पर साधारण रेडियो केवल कुछ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को पकड़ता है, वहां ये उपकरण उन फ्रीक्वेंसी को भी ट्यून कर सकता है जो मानव श्रव्य सीमा से परे है। दीपांशु बाइक लेकर मुझे लेने आया। उसके आते ही हम उस जगह पर जाने के लिए निकल पड़े। मसूरी की ओर जाने वाला रास्ता बिल्कुल वैसा ही था जैसे मैंने सोचा था। एक तरफ पहाड़ियों और दूसरी तरफ गहरी घाटी के बीच एक संकरा रास्ता। इनमें कई अंधे मोड़ थे जहां ट्रक और बसें अचानक से किसी राक्षस की तरह सामने आ जाती थी। अब पैरानॉर्मल खोजबीन करने के कारण मुझे अदृश्य प्रेत आत्माओं और भूतिया जगहों से इतना डर नहीं लगता था जितना मुझे किसी सांप जैसे इस घुमावदार रास्ते से लग रहा था। वहां से गुजरते हुए मैं बस यही सोच रहा था कि इन घाटियों में नींद में डूबे किसी शराबी द्वारा चलाए जा रहे ट्रक की चपेट में आकर एक सेकंड में ही किसी की मौत हो सकती है। और ये सब कुछ मुझे उस वक्त किसी भूत या प्रेत आत्मा का सामना करने से भी ज्यादा डरावना लग रहा था। हम ऊपर की ओर सवारी कर रहे थे। दीपांशु का अपना पूरा ध्यान सड़क पर था, जिससे मुझे आसपास का सर्वेक्षण करने का एक अच्छा मौका मिला। हम लगभग चोटी पर थे जब मैंने दूर की पहाड़ियों में एक पहाड़ी में कुछ अजीब देखा। हम जहां थे वहां से वो जगह लगभग 15 किलोमीटर दूर नजर आ रही थी और वहां पहाड़ियों से किसी प्रकार का गिरा हुआ ढांचा लटका हुआ दिखाई दे रहा था। उस टूटी संरचना को देख मैं उन्हें देखने के लिए और भी ज्यादा उत्सुक हो गया। मैंने उस तरफ इशारा करते हुए पूछा, दीपांशु, वो क्या है? दीपांशु ने मुड़कर नहीं देखा, लेकिन वो समझ गया कि मैं किस बारे में पूछ रहा हूं। वे लंबी दहर खदानें हैं जिन्हें लंबीदार खदानों के नाम से भी जाना जाता है। खदानें? आपके यहां खदानें हैं? उसने हाँ में सर हिलाया। कुछ साल पहले यहां चूना पत्थर की खदान हुआ करती थी। दरअसल उन दिनों इन हिस्सों में ढेर सारा चूना पत्थर का खनन किया जाता था। हुआ करती थी मतलब अब खदानें बंद हो गई है। दीपांशु ने बड़ी सरलता से कहा, यह एक अदालत का आदेश था, दरअसल सुप्रीम कोर्ट का आदेश। मैं ज्यादा उसके बारे में नहीं जानता, लेकिन 20 साल पहले यहां कुछ एक दर्दनाक दुर्घटना हुई थी। कई सारे लोग मारे गए थे और उस दुर्घटना के बाद खदानें बंद कर दी गई थी। ओह। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, मैं बार बार दूर नजर आ रही खदानों की रूपरेखा को देखे जा रहा था, जो अब पहाड़ में एक उभरी हुई दरार की तरह दिखाई देने लगी थी। देखने में वो दृश्य किसी ईश्वरी चमत्कार से कम नहीं था और उससे देख ऐसा भी लग रहा था मानो वो कोई मौत का जाल हो। 10 मिनट बाद दीपांशु ने अपनी बाइक सड़क के किनारे खड़ी कर दी और मुझे कहा, हम पहुंच गए। मैं बाइक से नीचे उतरा और अपने चारों ओर नजर दौड़ाई। सड़क काफी संकरी थी और सड़क के दोनों तरफ समान रूप से बंजर और उजाड़ जमीन फैली हुई थी। शायद उस वक्त दीपांशु को मेरे चेहरे पर उलझन साफ दिखाई दी, क्योंकि उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे वहीं एक प्लॉट के पास ले गया और मुझे एक खास जगह पर खड़ा कर उसने कहा, ये रहा प्लॉट जिसे हम बेचना चाहते हैं। उसने अपने आसपास नजर दौड़ाते हुए आगे कहा, यह पूरा 2 एकड़ का प्लॉट है। वास्तव में वहां कुछ भी नहीं था, केवल कंकड़ पत्थर से ढकी समतल भूमि थी। वहां कुछ भी निर्माण नहीं हुआ था, एक दीवार तक नहीं, एक ईंट तक नहीं। असल में वो जगह ऐसी थी कि वहां आसानी से अतिक्रमण किया जा सकता था, लेकिन मेरे लिए यह हैरानी की बात थी कि अतिक्रमणकारियों के लिए चेतावनी देने वाला एक साइन बोर्ड भी वहां नहीं था। मैंने उस आयताकार भूखंड को ध्यान से देखा। वहीं एक किनारे पर बकरियों का एक झुंड बंजर भूमि पर बिखरी विरल झाड़ियों को आराम से चर रहा था। मैंने उन्हें देखा और फिर अपना ध्यान हटाया। बिना कुछ कहे मैं उस प्लॉट पर चलता रहा। वहां कुछ पत्थर के निशान थे जो उस प्लॉट की सीमा निर्धारित कर रहे थे। मैं उन पत्थरों की रेखा के साथ चल पड़ा। मैंने एक बार फिर उस जगह का पूरा चक्कर लगाया और फिर वापस केंद्र पर आ गया। दीपांशु अपनी पतलून की जेबों में हाथ डाले खड़े खड़े मुझे देख रहा था कि मैं क्या कर रहा हूं। मेरा बैकपैक अभी भी मेरे कंधों पर था। मुझे उसे खोलने की जरा भी जरूरत महसूस नहीं हुई, क्योंकि उस जगह में कुछ भी अजीब मुझे महसूस नहीं हो रहा था। अपनी जांच के दौरान मैं हमेशा सबसे पहले अपनी चेतना पर भरोसा करता हूं। जब भी मैं पहली बार किसी जगह पर जाता हूं तो वहां की हवाओं को
वहां की तरंगों को और जगह में बसी बेचैनी को महसूस करने की कोशिश करता हूं। मुझे हमेशा लगता है कि जगहें लोगों की तरह जीवित होती है। इनमें भी किसी इंसान की तरह कुछ खास तरह की तरंगे होती है। हम में से सभी लोग इन्हें महसूस नहीं कर सकते, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो इन तरंगों को महसूस कर पाते हैं। आप ही सोच कर देखें, शायद ऐसा कभी ना कभी आपके साथ भी हुआ होगा कि आप पहली बार किसी के घर जाते हैं। घर में सब कुछ शानदार होता है, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि घर में कुछ तो गड़बड़ है। सब होने के बाद भी अकेलापन महसूस होता है। सब कुछ शांत होते हुए भी आपको अशांति महसूस होती है। इसे ही हम नकारात्मक वाइब कहते हैं। जब किसी स्थान पर कुछ बुरा होता है तो उस जगह से उस ऊर्जा का संचार होता रहता है। एक काली, एक नेगेटिव ऊर्जा निकलती है। शायद इतने वर्षों से इस तरह के काम करने के बाद ऐसे ऊर्जा क्षेत्रों को समझने के लिए मुझ में एक रडार जैसी शक्ति का निर्माण हो गया था। मेरा पूरा शरीर अपने आप ही किसी नेगेटिव वाइब्स को महसूस कर लेता है। लेकिन यहां जब मैं प्लॉट के चारों ओर घूम रहा था तो मुझे किसी भी तरह की कोई भी नकारात्मक ऊर्जा या किसी भी तरह की तरंग बिल्कुल महसूस नहीं हुई थी। वहां मुझे कुछ भी गलत नहीं लग रहा था। मैं बार बार उस जगह को देख रहा था, आसपास घूम रहा था और उसे अच्छे से महसूस करने की कोशिश कर रहा था। मुझे बार बार वैसा करता देख दीपांशु ने मेरी ओर उम्मीद से देखा। मुझे नहीं पता था कि वो मुझसे क्या सुनने की उम्मीद कर रहा था, लेकिन सच कहूं तो मेरे पास उसे बताने लायक कुछ भी नहीं था। मैं वहां खड़ा होकर उसे कुछ कहने के बारे में सोच रहा था कि मेरी नजर दीपांशु के कंधे पर पड़ी। वो वही थी, लंबी देहर खदानें। वो जगह हमसे भले ही काफी दूर थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उनका बोझ दीपांशु के कंधों पर हो, जैसे कि दीपांशु उन्हें अपने कंधे पर उठाकर वहां खड़ा हो। मुझे वास्तव में ठीक से नहीं पता था कि हम कहाँ खड़े थे, लेकिन जितना मैं समझ सका मुझे ऐसा लग रहा था जैसे खदानों का प्रवेश द्वार सीधे ही इस जगह से, इस भूखंड से नजर आ रहा हो। मैंने वहीं से दीपांशु के पीछे देखते हुए उसे कहा, दीपांशु, मुझे नहीं लगता कि इस जगह में कुछ भी गलत है। आपका क्या मतलब है? अगर यहाँ कुछ गलत नहीं है तो फिर लोग क्यों कहते हैं? मैंने उसकी बात को बीच में ही काट दिया। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ किसी दूसरी जगह का प्रभाव है। दीपांशु बिना पलक झपकाए मेरी ओर देखता रहा। वहां देखो दीपांशु। मैंने उसके दोनों कंधों को पकड़कर उसे पीछे घुमाया और खदानों की ओर इशारा किया। मुझे लगता है कि आपकी समस्या इस जगह में नहीं, बल्कि उस जगह से जुड़ी हुई है। खदान से? मैंने हाँ में सर हिलाया। अगर मैं तुम्हें अभी वहां जाने के बारे में कहूं तो तुम क्या कहोगे? हमारी मंजिल उस प्लॉट से करीबन 4 किलोमीटर दूर थी, लेकिन टेढ़ी मेढ़ी घुमावदार सड़क के कारण दूरी ज्यादा लग रही थी। दीपांशु को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि मैं उस जगह की, उस प्लॉट की जांच करने के बजाय खदानों में क्यों जाना चाहता था। लेकिन मुझे लगता है कि शिष्टाचार के कारण उसने मुझे कुछ नहीं कहा और वो वहां जाने के लिए तैयार हो गया। सच कहूं तो मैंने पहले इस बात पर ज्यादा विचार नहीं किया था, लेकिन अभी जो मैंने देखा था वो दृश्य मुझे उस दुर्घटना और खदान के बारे में सोचने पर मजबूर कर रहा था। मैं जानता था कि इतनी बड़ी दुर्घटनाएं सामान्य नहीं होती, लेकिन इस मामले में मेरे लिए सबसे दिलचस्प बात यह थी कि सबसे पहले ये खदान पहाड़ी की चोटी पर किसने और कैसे बनाई थी। मैंने उस लंबी लहर माइन को देखते हुए उसे कहा, उस भूमि का आकार देखकर ही इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो जगह भूस्खलन की दृष्टि से संवेदनशील जगह है। तो आखिर वहां कोई क्यों खनन करना चाहेगा? सब कुछ सुनने के बाद दीपांशु ने कहा, मुझे ठीक से तो पता नहीं, लेकिन इसके पीछे बहुत सारी कहानियां हैं। ऐसा सुना है कि भूस्खलन के कारण वहां काम करने वाले सारे लोग फंस गए थे और दम घुटने से उनकी मौत हो गई थी। बहुत ही बुरा हुआ था दीपांशु। वैसे कितने लोगों की मौत हुई होगी वहां? और यहीं पर मुझे सबसे बड़ा झटका लगा। दीपांशु ने बड़ी ही शांति से मुझे जवाब में मरे हुए लोगों का आंकड़ा बताया और उस जवाब ने मुझे अंदर से झकझोर कर रख दिया। लगभग 20,000। 20,000? मैं जोर से चिल्लाया। मैं इतना जोर से चिल्लाया था कि वहां से गुजर रहे एक ट्रक ड्राइवर ने मेरी तरफ देखा